नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज माल्टा फूड फेस्टिवल हम मना रहे हैं स्मृति वन में। आज 15 दिसंबर 2024 के दिन, रविवार के दिन, और बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। आप सभी यहाँ पे आ रखे हैं तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने ओपन माइक भी लिखा है। तो हमारा थोड़ा सा ये आग्रह भी रहेगा कि हमारा जो माल्टे का महीना एक महीने का जो कार्यक्रम है, उसके संदर्भ में अगर आप कोई विचार अपने प्रस्तुत करना चाहें कि ये किस तरह से चल रहा है, किस तरह से हो सकता है, इसमें सुधार कैसे कर सकते हैं, या आपका अपना अनुभव कैसा है माल्टे को लेकर या जो पहाड़ी फल है उसको लेकर, तो ये हमारा एक आपसे आग्रह रहेगा कि आप जरूर साझा कीजिएगा। हमारे जितने भी साथी अभी स्मृति वन में भ्रमण कर रहे हैं या आसपास हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो कुर्सियों पे विराजमान हो जाएं। और ठंड का जो ये मौसम है, इसमें सबसे जो विशेष चीज होती है वो चाय होती है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग चाय का आनंद भी उठा रहे हैं, किंतु मैं ये भी चाहूंगा कि अपनी अपनी जो चाय है वो आप कुर्सियों पर बैठकर उसका आनंद लेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। तो आज के कार्यक्रम में सबसे पहले तो मेरा नाम शुभम शर्मा है और मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपना कीमती समय लेकर यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हर इंसान के पास जो है बहुत सारे काम होते हैं, और उन कामों में से जो है थोड़ा सा समय निकाल के अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत विशेष बात हो जाती है। तो उसके लिए बहुत धन्यवाद सभी का। मैं आज के कार्यक्रम में जो विशेष बात है, जो मुख्य विषय है, उसके बारे में तन्मय जी बताएंगे अभी कुछ ही देर में। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई कुछ बोलना चाहे। मैम, आप नमस्कार मैम। तो आप में से सुनील सर हैं हमारे साथ, खंडोरी सर हैं, उनसे ही मैं चाहूंगा कि वो भी कुछ बोलना चाहें। कि जी जी बिल्कुल, हमारे साथ जितने भी आप लोग जुड़े हैं, मैम कुछ आज के बारे में कुछ भी बोलना चाहें तो जी ठीक है। तो मैं तन्मय सर से कहना चाहूंगा कि वो आज के कार्यक्रम के बारे में, कि आज कार्यक्रम क्यों रखा है, ओपन माइक में हम क्या कर सकते हैं, या ये जो पूरा महीना है माल्टे का महीना, उसे किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से मनाने का हमारा उद्देश्य है, उसके बारे में हम जानेंगे तन्मय ममगई जी से। तन्मय जी। धन्यवाद शुभम। माल्टे का महीना जो हमारा एक कार्यक्रम है, धात का हरियाणा गांव धात, जो हमारा अध्याय है उसका, वो पिछले 2 सालों से हम हर साल मना रहे हैं। और माल्टे का शब्द को सुन करके जो एक जो जनरेशन जिसने 70s और 80s का दौर देखा है उत्तराखंड के पहाड़ों में, उस फल से बखूबी वाकिफ है। और पहाड़ों में विशेष रूप से पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, वहां बहुत बड़ी मात्रा में माल्टे का पैदावार होती थी। और हम सबके भोजन में, हम सबके आहार में कहीं ना कहीं आता। लेकिन धीरे धीरे चूंकि पहाड़ों से एक बड़े स्तर पर माइग्रेशन हुआ, पलायन हुआ, लोग शहरों की तरफ आए, और कहीं जो वहां का उत्पादन था वो हमारे भोजन से भी गायब हुआ। वहां के फ्रूट्स, जो फल जो थे हमारे जीवन में जो लगातार मौजूद रहते थे, वो धीरे धीरे छूट गए। और इस सबका सबसे बड़ा नुकसान उन सब लोगों को हुआ जो इसका उत्पादन कर रहे थे, जो इसका कमर्शियली प्रोडक्शन कर रहे थे, इससे कहीं ना कहीं छोटा मोटा अपने लिए खर्चा निकालते थे। और ये सब चीजें होते होते हम पिछले 2-3 वर्षों से जब कलियो फूड फेस्टिवल किया करते थे, तो हमारे पास एक किसी कई आर्टिकल का संदर्भ आया और वहां से हमें मालूम पड़ा कि माल्टे का प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पर हो रहा है, लेकिन उसकी चूंकि कॉस्टिंग बहुत लो है, सरकार की तरफ से उसको कोई सपोर्ट प्राइस बहुत मिनिमम दिया जा रहा है, और गाँव में अब चूंकि लोग कम है, उसका ढुलाई के बड़े संकट है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों ने उसे छोड़ दिया है। इट हैज बीन अबैंडन्ड। तो हमको लगा कि चूंकि हम पहाड़ के आजीविका पर, उसके आर्थिकी पर, इकोनॉमिक्स पर, उसके गाँव के सवाल पर काम कर रहे थे, तो हमको लगा कि माल्टे के बहाने हम पहाड़ के जो फ्रूट्स हैं,
जिनका एक कॉस्टिंग है, जो आज की तारीख में फ्रूट मार्केट में अपना स्थान बनाते हैं, उसको हम प्रमोट करें। और उसको प्रमोट करने का दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि उसके एक मिनिमम कॉस्ट रखी जाए, ऐसी रेस्पेक्टेबल कॉस्ट रखी जाए, ताकि अगर कोई किसान आके देहरादून में या बड़े मार्केट में उसे बेचना चाहे तो उसे अच्छी कॉस्ट मिले। साथ ही हम लोगों को बताएं कि उसे कंज्यूम करें, वो कैसे अच्छी तरह से कंज्यूम कर सकते हैं, फल की तरह, सैलेड की तरह, या कोई और तरीके से, उस पर भी बातचीत हो। और एक तरह से ये हमारा जो पूरा इवेंट हो, माल्टे का महीना, पूरे एक महीने हम लोग पहाड़ के फ्रूट्स पर, स्पेसिफिकली माल्टा पर इस बार तो, और उसके और भी जो उसके फ्रूट्स हैं जो बहुत ऑर्गेनिकली रिच है, उसके अलग अलग, उनके अलग अलग ऐसे तत्व हैं जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं, उसके बारे में लोगों से बातचीत भी करें। और जो पिछले साल यहाँ पर आए थे, बहुत सारे लोग दोबारा आए इस साल, तो उनसे का मैं स्वागत भी करता हूँ कि वो न केवल आज यहाँ पर इस सर्दी की धूप के साथ माल्टे का स्वाद लेने वाले हैं, बल्कि इस पूरे प्रोसेस में वो एक सोशल कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कॉज है पहाड़ के उन तमाम किसानों का को एक मॉरल सपोर्ट देना, एक छोटा सा इकोनॉमिकल सपोर्ट देना, और उससे बड़ा एक मैसेज देना कि आप लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं हम आपके साथ हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 दिनों से लगभग ये अभियान चल रहा है, और हम लोगों ने गांधी पार्क में और न्यू कनाट प्लेस में 2 जगह इसकी वैन्स लगाई थी, आज भी लेकर के आए हैं। और जो 3-4 दिनों का एक्सपीरियंस हमारा ये है, पिछले साल का भी एक्सपीरियंस, वो बताता है कि माल्टे को लेकर के लोगों में उत्सुकता भी है, लोगों ने इसे बड़े लेवल पर खरीदा भी है। हमारे पास हमेशा कम पड़ गया, हम जितनी बार भी ला रहे हैं वो विदिन 10 to 20 मिनट्स खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब उसकी एक छोटी सी मार्केट है, और अगर उसे एक्सप्लोर किया जाए तो जितने भी उसके माल्टा प्रोड्यूसर्स हैं उनको कोई ना कोई एक अच्छा चैनल मिल सकता है, एक कॉस्टिंग मिल सकती है। यहाँ पर एक भटवाड़ी से किसान आ रखे हैं, नाम भूल रहा हूँ उनका, उनके पास 15 क्विंटल माल्टा पड़ा हुआ है। वो कह रहे थे मैं उससे लाऊंगा तो उसको पिकअप लाना पड़ेगा। अब चूंकि हम तो छोटा सा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं, हमारा बहुत मुश्किल होगा कि 15 क्विंटल माल्टा को कहीं रखें और उसे फिर उसका मार्केटिंग करें। हम तो प्रमोशन वाली एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ऐसे ये तो एक व्यक्ति है जो हमारे बीच में आए, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका प्रोड्यूस है, लेकिन चूंकि पेरिशेबल आइटम है, उसको ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने तक सस्टेन करेगा, उसको 1-8 महीने के अंदर कंज्यूम होना है। तो बहुत जरूरी है कि एक सिस्टम बने, धीरे धीरे एक एटमॉस्फेयर बने। इसलिए हम लोगों ने एक माल्टे का मांग पत्र भी बनाया। हमने कहा कि हम तो जो इनिशिएटिव ले रहे हैं वो हमेशा एक छोटे स्केल पर होगा, लेकिन इतना बड़ा जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास जो सिस्टम है, अगर वो चाहें और एक चैनल बनाए तो उनको, ऐसे तमाम किसानों को एक बेहतर रास्ता मिल सकता है उनके प्रोड्यूस की सही वैल्यू मिलने का। तो ये तो इसकी बात है थोड़ी सी जो हमने आज के इस पर बातचीत करी। लेकिन इसके अलावा जो हम आपने आप लोगों को बुलाया है, तो हमने आज ओपन माइक इसलिए किया है कि हम चाहते हैं कि सब अपनी अपनी शेयरिंग करें, कि वो बता सकते हैं कि उन्होंने पहाड़ का कौन सा फल कभी खाया है, वो उसके फूड के बारे में अपनी मेमोरीज को लेकर के भी शेयर कर सकते हैं। छोटे छोटे 1-2 मिनट की अपनी बात रख सकते हैं, ताकि हम लोग शेयरिंग करें। एक तरह का पिकनिक है ये, और ये इसका एक एथिकल कॉज भी है कि हम कहीं ना कहीं इस पूरे एक्टिविटी से, हम जो सब लोग 100 लोग इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पर, हम एक मैसेजिंग भी कर रहे हैं कि वो जो हम उनके साथ भी हैं, और इसको हम एंजॉय भी कर रहे हैं, इसको हम चेरिश भी कर रहे हैं कि हम सबका साथ आना एक नोबल कॉज के लिए। तो आप सबको धन्यवाद, आप अपने घरों से इतनी दूर यहाँ पर आए और इस धूप का आनंद लीजिए, छोटी छोटी बातें भी रखिए। तो मैं शुभम से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात को आगे बढ़ाए, और कोई भी लोग शुभम के इनविटेशन पे यहाँ के अपनी बात शेयर करना चाहे तो वॉलंटियरली आ सकते हैं। शुभम। धन्यवाद तन्मय जी। और मैं जब यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा होता है स्मृति वन में, तो मैं बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करता हूँ इस बारे में, और मुझे बहुत बार ज्यादातर लोगों को यही एक उनसे बात सुनने को मिलती है कि काफी दूर है स्मृति वन, हम काफी दूर रहते हैं, आने जाने में समय लग जाता है, हमारे और काम रहते हैं, रविवार को हमारे और काम रहते हैं, अन्य दिन और काम रहते हैं। तो ये सच में एक बहुत बड़ी बात है कि आप लोग, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल यहीं पे पास में ही रहते होंगे, आप आ गए, तो आप समय निकाल के आए हैं, अपने अन्य काम जो है उसको रोक कर, पोस्टपोन करके आए हैं यहाँ पे, और कुछ अच्छे की तलाश में, कुछ अच्छा सुनने के लिए, कुछ अच्छी चीजों को लेकर आगे बढ़ने के इरादे से आप आए हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत।
और मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर इस बारे में कुछ विचार अपने रखना चाहता है, मैम आप कुछ। जी, पुष्पलता जी हमारी बहुत लगातार समय से प्रोग्राम्स में आते रही हैं, तो मैम आप विचार रखिए। धन्यवाद शुभम। आप सबको मेरा नमस्कार। स्मृति वन के इस प्रांगण में मैं स्मृति वन में बहुत पहले जुड़ गई थी, लेकिन जैसे पहले मुझे भी पता नहीं था। मैं जैसे रिटायर्ड हुई, मैं डाइट से रिटायर्ड हूँ, और जैसे मुझे एक पेड़ ले लेके मैं घूमती रहती थी। मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पर पेड़ लगते, उस समय तक मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पर पेड़ लगते, यहाँ पे स्मृति वन है, ये है वो है। तो लेकिन मैं उस पेड़ को ले लेके, मतलब पौधे को ले लेके बहुत घूमती रहती थी। तब पता चला कि स्मृति वन में तो अपनों की याद में, अपने प्रियजनों की याद में पेड़ लगाए जाते हैं। मैं फिर उस समय मैंने भी यहाँ पर दो पौधे रोपण किया था। एक पारिजात का और एक दूसरा, एक उसका, अभी मैं उसका नाम भूल गई, वो अलग सा नाम है, भूल गई हूँ। लेकिन आज मैं बहुत दिनों बाद यहाँ पे आई हूँ। मतलब मैं आपको मन की बात बताती हूँ। आज मैं काफी समय बाद, 10-11 महीने हो गए लगभग, तो क्योंकि दूर, ऐसा दूर तो नहीं है, लेकिन जैसे कि गाड़ी न मिले या ड्राइवर न मिले तो थोड़ा अलग से हट के व्यवस्था करनी पड़ती है, और बुढ़ापा भी है ही। लेकिन आज मतलब मैं बहुत दिनों में आई तो मेरा मन बहुत व्यथित है। मतलब अभी मैं पेड़ देखने गई थी जो मैंने लगाया था, तो काफी बड़ा हो गया पेड़। यहाँ पे जो मैं नहीं आई तो पेड़ नहीं हुई, ये कोई बात नहीं। यहाँ पे हर कर्मचारी जो है का कर्मचारी है, बहुत ही मेहनत करता है। वो एक कूल बनी हुई है, कूल जानते होंगे आप सभी लोग ना, एक छोटी नहर को जो कूल बोलते हैं, वो जा रही है, वो बिल्कुल उसके बगल में। तो देखा मैंने कि मेरा पेड़, मेरा पौधा जो आज काफी बड़ा हो गया है। अभी वो लंबाई में चल रहा है, पतला सा, लेकिन काफी बड़ा हो गया है। तो मुझे कुछ तो मैं आती हूँ तो जरूर उसमें फुहारे से पानी डालती हूँ, मैं सिंचाई करती हूँ उसकी। और लेकिन आज मैं तो ऐसे मन की बातें भी बोल देती हूँ। तो आज मैंने ज्यादा पानी नहीं डाल पाई, डब्बा नहीं, मैं फिर भी थोड़ा सा जल उसमें डाल ही दिया। तो लेकिन काफी मतलब मेरा मन वो है कि मैं क्यों नहीं आई क्या। और बगल में ही वो एक पेड़ और है, एक दीदी है, भंडारी दीदी, वो दिल्ली चली गई हैं। उनके पौधे का भी मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। और जब दीदी को मैं भेजती हूँ, दीदी मैंने जल चढ़ाया, तो बहुत बहुत मुझे वो कहते हैं बहुत अच्छा करा। तो और मैं माल्टे के साथ में बताऊं, एक जमाने में, बस एक थोड़ा माल्टे की बात बता देती हूँ। जी में बीटीसी ट्रेनिंग कॉलेज था जो सचिवालय है, तो वहां पर गढ़वाल मंडल में 20 रुपए का कट्टा माल्टा आता था, और हम बहुत खुश होते थे कि माल्टे का कट्टा ले लिया, उसको घर पहुंचाओ, खूब खाते थे। मतलब उस बात को बहुत काफी समय हो गया, 86 की बात बता रही हूँ मैं ये। लेकिन अब जब धीरे धीरे पता चला, क्योंकि अब मैं धार जानती हूँ स्मृति वन, तो मुझे सब चीजों का भी पता नहीं होता ना कि क्या क्या। धीरे धीरे माल्टा का ये माल्टा, अब जब भी माल्टा सुनो तो मन में बड़ा अच्छा सा लगता है कि माल्टा का महीना। तो मेरा घर नजदीक होने से मैं घंटा घर भी चली गई थी, और सम्मिलित हो जाती हूँ, जहां तक कोशिश करती हूँ सम्मिलित हो जाती हूँ मैं। तो ये जो माल्टे का महीना, आप लोग सब लुत्फ उठाइए। धन्यवाद। धन्यवाद मैम आपका बहुत बहुत। और स्मृति वन से जुड़ी आपने काफी अपनी बात रखी, और मैम जो है हमारे अन्य कार्यक्रमों से भी जुड़ी हुई हैं। तो मैम आप जैसे बता रहे हैं कि आपको तकरीबन 11-12 महीने हो गए आए हुए, हमें महसूस हुआ नहीं है, क्योंकि आप दूसरे प्रोग्राम से जुड़ी रहती है हमारे साथ, हमारी बातचीत होती रहती है। तो आपका बहुत धन्यवाद मैम। और जी, तो बाकी कोई साथी? हाँ जी, हाँ जी। तो नरेंद्र सर आ रहे हैं। नरेंद्र जी। सभी साथियों को नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह रावत, मैं सीआरपीएफ में 63 में चला गया था, और 96 में मैं रिटायर हुआ प्रीमेच्योर कश्मीर से। तो उस समय छुट्टियां नहीं मिलती थी, कई शादियों में नहीं जा पाते थे, तो धार संस्था से तो सवाल ही नहीं उठता। जब मैं रिटायर होके आया, और काफी सालों के बाद किसी मेरे साथी ने बोला कि धार संस्था है, यहाँ पर आप जुड़िए। तो मैं धार संस्था से जुड़ा, इनके ऑफिस में गया, वहां पर आशा डोभाल भी थी। मैंने एक किताब का कोना लगाया अपनी प्राइमरी स्कूल में, डूंगरी, पौड़ी गढ़वाल और नैनाडा ब्लॉक में।
तो वहां मैं 54-55 में चौथी पांचवी में पढ़ता था। तो मुझे उसकी बहुत याद आती है क्योंकि मेरा जन्म वहीं हुआ है, गांव में। तो मैंने वहां पर सबसे पहले किताब का कोना लगाया 1200 रुपये सहयोग देके। और अभी मैं 18 अक्टूबर को वहां गया और वहां पर सिर्फ 4 बच्चे हैं, क्योंकि सारा गांव पलायन कर चुका है, कई गांव पलायन कर चुके हैं। तो वहां पर जिसका कहीं पर बाहर नौकरी वगैरह का नहीं है, वही वहां पर गरीब लोग हैं, उनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। जब हम पढ़ते थे तो 150 लोग थे हमारे गांव के, दूसरे गांव के, और हर गांव में उसमें उस इलाके में एक ही प्राइमरी स्कूल था। अभी तो हर गांव में एक एक प्राइमरी स्कूल हो गया है, किसी में 4 बच्चे हैं, किसी में 10 बच्चे हैं, किसी में। और मुझे लगता है कि अगले 2 साल में वो 5वीं पास करके आगे चले जाएंगे तो वो स्कूल भी बंद हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि वो स्कूल बंद हो। और मैं भी जो है 18 तारीख को उनको राइटिंग मटेरियल दे के आया, 4 बच्चों को कुछ टॉफी वगैरह ले गया। उसके बाद एक पूरा 3-4 घंटे वहां पर रहा बच्चों के साथ। बच्चे तो 4 ही हैं, उसमें से भी 2 आए नहीं थे, 2 ही आए थे। एक टीचर है, वही हेडमास्टर का काम करता है, और वही टीचर है। उसके बाद जब ये स्मृति वन के बारे में बताया तो मैं 16 जुलाई को जब ये स्टार्ट हुआ हरेला, तो मैंने अपनी माँ, जो मेरी माँ 61 में मर गई थी, 1961 में, 40 साल की उम्र में, उनके नाम से मैंने एक यहाँ पर एक पौधा लगाया 16 जुलाई को इसी साल, उसका नीम का। तो मैं बीच में आता रहता था, बीच में 2-3 महीने के लिए गांव चला गया अपने पहाड़। मैं पहाड़ भी जाता रहता हूँ साल में 1-2 बार। और तो नहीं आ पाया, तो अभी मैं आया तो मैंने उसको जो है झाड़ वाड़ सब साफ किया। मैं खाद भी लाता हूँ, पानी भी देता हूँ, और उसको देखभाल करता हूँ। वैसे यहाँ पर एक कर्मचारी है, वो पानी भी डालता है, झाड़ वाड़ साफ भी करते हैं। बीच में भी कई बार मैं आया, लेकिन मैं यहाँ से जो है विजय पार्क एक्सटेंशन बल्लूपुर चौक के पास रहता हूँ। तो वहां से तकरीबन 14-15 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं गाड़ी चलाता हूँ अभी भी। और मुझे 81 शुरू हो गया है अभी, लेकिन मैं गाड़ी चला लेता हूँ। मैं रात को नहीं चला पाता, लेकिन दिन में मैं, क्योंकि मैं मणिपुर, नागालैंड, इनमें अपनी गाड़ी जीप वगैरह चलाता था। मैं कमांडेंट रिटायर हुआ, और जब मैं वहाँ मिजोरम, नागालैंड, ज्यादातर मैं नॉर्थ ईस्ट में रहा, उस समय सामाजिक कार्य में मैं छुट्टी नहीं मिलती थी। अभी मैं बिल्कुल खाली हूं, तो मैं दास संस्था के साथ तन मन धन से जुड़ा हूं। और अपने एक जीजाजी को भी लेके आया कि आप चलिए, पहली बार आए वो, उन्होंने बोला मैं भी एक पेड़ लगाऊंगा। तो अब जब बरसात शुरू होगी उसके बाद एक पेड़ और लगाऊंगा मैं। और घर के आगे, क्योंकि मेरे विजय पार्क एक्सटेंशन में रहता हूँ, मेरे आगे जगह नहीं है, 300 गज का प्लॉट है मेरा, उसमें जगह नहीं है। तो मैंने बाहर जो है एक बेलपत्र का पौधा लगाया अभी 3 महीने पहले, बरसात के टाइम पे। तो वो काफी फल फूल गया। लोग जो है जब सोमवार को जाते हैं शिव मंदिर में, तो पत्ता तोड़ के ले जाते हैं। और मैंने कहा मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, पत्ता तोड़िए, वो तो बहुत जल्दी फैलता है। और मुझे ये, मैंने अपने घर में थोड़ा सा लॉन है, उसमें अपना पौधे भी लगाए, फूल के भी लगाए। 75 गमले मेरे पास हैं फूल और बाकियों के। और मैंने बल्कि इसका अंजीर का पौधा भी लगाया है, और इस साल जो है उसमें तीसरे साल फल आए, पड़ोसियों को भी दिए। मैंने एक जो है उसका लगाया, नारंगी का लगाया, एक मैंने नींबू का लगा रखा है, एक मैंने इसका क्या बोलते हैं उसको, ये जो कड़ी पत्ता। तो ये सब पेड़ जहां तक मेरे को जगह थी वहां तक मैंने लगाया। और मेरे बगल में पीछे जो है 60 बीघा में लीची का पेड़ है, लीची का बगीचा है। वहां से जो है, उसी से मुझे जो है ये प्रेरणा मिली कि मुझे पेड़ लगाना चाहिए। तो आप लोग भी जो है, जिसने पेड़ नहीं लगाए या पौधे नहीं लगाए, कृपया अपनी ये स्मृति वन, अपने जो भी गुजर चुके हैं, जो भी हमारे पूर्वज हैं, उनके नाम से आप लगा सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद रावत सर। और आपने अपने विचार रखे, बहुत धन्यवाद उसके लिए। आपने बहुत शॉर्ट में इतनी सारी बातें रखी, बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि आप सभी जो अपने विचार रखेंगे, कोशिश कीजिए कि वो आज का जो हमारी थीम है, जो माल्टा फूड फेस्टिवल है और माल्टे का जो महीना हमारा चल रहा है, उसी के संदर्भ में अगर आप अपनी बात रखेंगे तो जो हमारे यहाँ पे साथी है थोड़ा रिलेट ज्यादा कर पाएंगे।
तो ये मेरा आग्रह था आपसे। और इसके साथ अन्य साथी हमारी सुनीता बहुगुणा जी हैं, उनका स्वागत है मैम। धन्यवाद शुभम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुनीता बहुगुणा और एक अध्यापिका हूं। मैं राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बिजनीबड़ी, जो कि यमकेश्वर ब्लॉक में है और पौड़ी जनपद है। धाद में आज जो ये प्रोग्राम रखा हुआ है माल्टा फूड फेस्टिवल, इसके अंतर्गत ये ओपन माइक है और इसमें कोई भी आकर के अपने अपने विचार रख सकता है। माल्टा, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों का बहुत ही फेवरेट फ्रूट है और पहाड़ों में तो बहुत आया पाया जाता है ये, और काफी लोग आनंद भी ले रहे हैं शायद माल्टा का तो आप लोगों को इसको खाने में भी बड़ा मजा आ रहा होगा। और मुझे लगता है जो पहाड़ में आजकल माल्टे का उत्पादन हो रहा है, ये बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है और हम लोगों ने इसीलिए जो ये किया हुआ है फेस्टिवल, जिसका उद्देश्य है जो कृषक हैं उनको एक बाजार मिल जाए, तो उन्हें अच्छा लगेगा कि उनका जो उत्पादन हुआ है माल्टे का वो बहुत लोगों तक पहुंच रहा है। और एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बड़ी सुलभता से माल्टा जो है उपलब्ध हो सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अधिकाधिक मात्रा में उन लोगों द्वारा लाए गए जो माल्टा है उनको अपने घर लेकर के जाएंगे और उसकी खरीद बढ़ेगी। तो उन लोगों के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है और ये बहुत ही अच्छा, खाने पीने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आजकल तो इसका सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए क्योंकि विटामिन सी हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है और इसको खाने में बड़ा मजा आता है। हम तो जब छोटे छोटे थे ना, तो मैं पौड़ी में भी पढ़ी हुई हूँ, तो हम लोग तो क्या करते थे, स्कूल से ब्रेक के समय में वहां नींबू के पेड़ होते थे तो वहां पर जाकर के और चोरी कर लेते थे पेड़ से, जो नींबू होते थे ना उनको चोर के और नमक घर से पीस के ले जाते थे तो आप लोगों को भी याद आ रहा होगा कि हम लोग ऐसा करते थे। तो हम ऐसा करते थे और इनका आनंद लेते थे। आज तो ये बहुत अच्छा मौका है जो हम लोगों के लिए इन लोगों ने कचमोली डाल के रखी हुई है और हम सब लोग इसका आनंद लेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। तो मैं काफी टाइम से इसमें जुड़ी हुई हूँ और काफी सारे फेस्टिवल हम लोग मनाते रहते हैं। तो उसी के अंतर्गत जो है ये एक कार्यक्रम है जिसमें आप सभी लोग एंजॉय करेंगे और अगर कोई चाहे तो इस पर बातचीत कर सकता है। आप लोग इसका आनंद भी लीजिए और साथ के साथ माल्टा का स्वाद लेकर के जो है इस प्रोग्राम को आप आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सुनीता मैम। और एक मेरा अनुभव है, पिछले साल हमने ना माल्टे की डिलीवरी भी की थी, घर घर डिलीवरी की थी। तो हमारे ऑफिस में ही कुछ साथी हैं, उन्होंने डिलीवरी मैं कर रहा था तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया माल्टा मैन तो माल्टा मैन रख दिया। और एक में गाना, अगर आप सभी को याद हो, एक कार्यक्रम आता था टेलीविजन पे, दूरदर्शन पे, आर्यमान आता था। तो आर्यमान का कुछ वो था, जो लिरिक्स थे उसके गाने के, कि ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। तो वो गाते थे कि धात का महान योद्धा वो माल्टा मैन है। तो इस तरह के तमगे मुझे प्राप्त हुए हैं और थोड़ी हंसी भी आती है, लेकिन जो मकसद है हमारा वो ये है कि इस जो फल है उसको किस तरीके से बाजार दिया जाए, उसे आगे बढ़ाया जाए। तो यही है फिलहाल हमारा उद्देश्य। हमारे और साथी जो अभी यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ अपना शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। आपने कभी महावीर बिष्ट जी का नाम आया है तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि सर आप आए और आप अपने कुछ विचार रखें, हमें खुशी होगी। यहाँ के साथियों को आपके विचार सुनने को मिलेंगे। महावीर सर। नमस्कार। माल्टा फूड फेस्टिवल में आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं महावीर सिंह बिष्ट अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ, शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड से। और मुझे कहा गया, तब भी मैंने आना ही था बीच में, लेकिन सोच रहे थे कि और लोगों की हम बातें सुन लें फिर शेयर करेंगे, क्योंकि जब शेयरिंग होनी है, इसमें प्लेटफॉर्म है, ये खुला प्लेटफॉर्म, इसका उपयोग भी होना ही चाहिए। पहले तो माल्टा क्या है, क्योंकि मैं बॉटनी का स्टूडेंट रहा हूं, तो ये सिट्रस फ्रूट है
जो कि विटामिन सी से भरपूर मात्रा में जो है ये इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और उत्तराखंड इसके लिए बहुत अच्छा एक डेस्टिनेशन है कि हमारे जो पहाड़ों में है माल्टा जिसको हम कहते हैं प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। पर जैसे मैडम कह रही थी सुनीता बहुगुणा कि हम चोर के माल्टा खाते थे, पहले ऐसे होता था। कुछ ही लोगों के माल्टे के पेड़ हुआ करते थे, पता नहीं वो कैसे होते थे। यहाँ मैडम एक बैठी हुई हमारे चंद्रकांता मैडम भी हैं, बसूधार में माल्टा होते थे। तो जिनके माल्टा होते थे ये पता नहीं था कि माल्टे के पेड़ लगाए हुए जाते हैं, पता नहीं माल्टा हो गया, भगवान जी ने बना दिया ये माल्टा। तो बाकी लोगों के पास कोई ऑप्शन था भी नहीं माल्टा खाने का, बिकते भी नहीं थे, बिकते थे तो महंगे होते थे, बच्चे फिर खा नहीं पाते थे। तो चोरी करना एक साधन था कि भाई चोर करके माल्टा खा दो। मैंने भी एक ये अपने गांव में देखा कि भाई क्या बात है, कुछ ही माल्टे के पेड़ लगे हुए हैं, सारे लोग क्यों नहीं लगा रहे। तो पहली बात तो यह है कि पहाड़ों में मार्केटिंग की कोई व्यवस्था जब नहीं थी तो लोगों को लगता था ये माल्टे के पेड़ भी बोझ नजर आते। जब माल्टा हो जाता था तो फिर रिश्तेदारों के झोलों में भरो, उनको बुलाओ, आ जाओ भाई माल्टा ले जाओ। और बंदर फिर जो है बिना बुलाए बंदर पहुंच जाते हैं, चोर भी पहुंच जाते हैं। जैसे कह रहे हैं कभी कभी हम पत्थर फेंक रहे हैं माल्टे पे, वो पत्थर माल्टे के जो मालिक के ऊपर लग जाता था। तो उसको लगता था यार ये माल्टा क्यों मैं पैदा कर रहा हूं। मैंने भी अपने गांव में एक अलग जगह थी इसी माल्टा और ये सब पेड़ लेकर के, कि हमने कहा यार गांव में कैसे मैसेज जाएगा कि ये माल्टा का पेड़ या जो नींबू का पेड़ है ये जरूरी क्यों है। लोग मांग के ही खाते हैं तो लोगों को पता लगता नहीं है इसकी आवश्यकता क्या है। तो मैंने थोड़ा सा एक इनोवेशन ये किया। मैं कुछ टीचर था उस समय बसूधार इंटर कॉलेज में, तो मैंने अपने घर में जितने, क्योंकि मेरे भाई साहब भी उद्यान विभाग से थे, बड़े भाई साहब, तो नेचुरली हमको पेड़ तो मिल ही जाते थे, तो उनका जोर उद्यानीकरण पे होता था। हम अपने घर में काफी कुछ हमने उद्यान बना रखा था। तो ये लगा कि गांव वाले भी माँ से मांगने आ जाते कि एक नींबू का दानी दे दो या ये दे दो, आम दे दो, वो दे दो। हमारे गांव में तो ऐसा था कि आम भी होता है तो माल्टा भी होता है, हर चीजें होती हैं, जरा कुछ क्लाइमेट ही वैसा था। तो मुझे लगा कि यार गांव वाले खाली मांगते हैं, अब मांग के खाते हैं, इनके लिए यह महत्व इतना है इसका। मैंने अपने माल्टे या अपने नींबू, ज्यादातर नींबू था, नींबू मैं जो है मार्केट में ले जाता था और मार्केट में मैंने सब्जी वाले से बात करके थी, मैं तुझसे पैसे नहीं लूंगा, तेरा नींबू जिस भाव बिक रहा है वही नींबू तू मुझसे ले ले और मुझे आलू और प्याज जो घर में नहीं होता उस समय वो तो मुझे दे दे। तो जब मैं आलू प्याज घर लेता जाता तो माँ को भी लगा यार इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये पेड़, ये ऐसे नहीं बांटना है कि महावीर जो है माल्टा ले जा रहा है, वो नींबू ले जा रहा है और नींबू के बदले जो है सब्जी लेके आ रहा है। धीरे धीरे लोगों को लगा यार ये तो ऐसा कर रहे हैं और इनके पास सब्जी आ रही, तो लोग लालयित हो गए, अच्छा इस मतलब जरूरी है। फिर लोगों ने नींबू के पेड़ लगाने शुरू कर दिए। भाई साहब से ही कहा कि बेटा हमको भी दो नींबू के पेड़, तो नींबू के पेड़ लगाने की होड़ लग गई। आड़ू थे, आड़ू भी हमने कहा नहीं सब्जी वाले को जाएंगे, जो आड़ू अच्छा सा आड़ू होता था, लोगों ने फिर आड़ू के पेड़ लगाने शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ कि लोगों को लगा यार इसमें कैश क्रॉप है, ये पैसा मिल रहा है। और उसमें हमने पैसा नहीं, हमने वस्तु विनिमय किया कि अगर मैं नींबू दे रहा हूं तो तुम मुझे जो है आलू दे दो। तो मतलब मेरे घर में माँ को ये मैसेज दिया कि देखो तुम्हारे इस नींबू का पेड़ इतना इंपॉर्टेंट है, इस पर आलू भी लग रहे हैं, इस पर प्याज भी लग रहे हैं। तो हमको आवश्यकता इस बात की है, जैसे आज धाद कर रही है, मैं धाद का जो है शुक्रगुजार इस बात की करता हूं, मैं आप लोगों के साथ जुड़ा भी हूं। और धाद की तो मैं पहले बहुत पहले एक पत्रिका लगातार, मैं अभी भी आज भी उनका एक सदस्य हूं जो कि गढ़वाली में निकालते हैं। गढ़वाली बोली भाषा को भी जिंदा रखने के लिए धाद बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। लेकिन जो आज ये मार्केटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं कि जो लोग पैदा अपना पहाड़ों में पैदा कर रहे हैं कोई भी क्रॉप, और वो आकर के धाद के थ्रू या धाद जैसे अन्य संस्थाएं भी हैं, तो लोगों को अपना उपज का अच्छा जो है पैसा मिल जा रहा है। वरना एक समय ऐसा भी था कि कोदा खाना मतलब ये था कि गरीब लोग हैं ये कोदा खाते। आज कोदा वाले जो है सबसे अमीर लोग हैं, क्योंकि आज पता लग गया कि इस कोदे की वैल्यू क्या है। पहले मारसू होता था गांव में, तो उस मारसू का इतने था कि मारसू लेके आजकल के सब जाएंगे और नमक के थैले भर के ले आएंगे घर, तो वो नमक मारसू नमक बस, इसलिए मारसू था। लेकिन अब देख रहे हैं कि मारसू जो है, जो भी बाजारों में आउटलेट लगे हुए हैं वहां आपने मारसू ले जाओ, मारसू जो है बिक रहा है बड़ा सुंदर। अब लोग इस प्रोडक्शन को समझ रहे हैं गाँव में कि ये कैश क्रॉप है। नहीं तो केवल पहले क्या होता था, इसके समधी के थैले में रख दो, समधिनी के थैले में रख दो, बस इतना ही तक था इन फलों का। तो फिर जब इसका यूटिलाइजेशन इतना ही था तो लोग इनको लगाते नहीं थे। लेकिन अब लोगों को मार्केट मिलने लग गया है, तो हम लोग मिलकर के, जो लोग बाहर है, हमारा एक परम दायित्व बनता है कि जो भी पहाड़ों से कोई भी अगर यहाँ पर आता है कोई क्रॉप कोई फसल ऐसी,
और अगर इस तरह के कोई आउटलेट कहीं पर है तो हमें वहां पर जाना चाहिए, खरीदना चाहिए, क्योंकि ये पैसा उन तक पहुंच जाता है। तो ये हमारा जो हम लोग देहरादून में है या हल्द्वानी में बाहर है बसे हुए, तो अगर हम ये कर लेंगे कि उनका जो प्रोड्यूस है वो हम खरीद लेंगे तो वो पैसा उन तक पहुंचेगा, तो उनकी आर्थिकी अच्छी सुदृढ़ होगी और फिर वो करेंगे भी, ऐसा काम करेंगे। और मुझे ये भी है कि धाद को भी मेरा ये कहना था कि सबसे बढ़िया मैं थैंकफुल धाद का इस बात से हूं कि आपने स्मृति वन का एक विचार रखा तत्कालीन जो मुख्यमंत्री जी थे त्रिवेंद्र रावत जी के साथ। उन्होंने एक लैंड दी, उन्होंने कहा कि आप पितरों के उसमें याद में यहाँ वन लगवाइए। तो मैंने भी अपने पिताजी और माँ जी की याद में यहाँ पर 2 पेड़ लगाए हैं। जब मैं डायरेक्टर और उससे पहले एडिशनल डायरेक्टर या अन्य अन्य पदों पर रहा हूं, तो हमारे शिक्षक जो है अपनी एसीआर भरते थे और उस एसीआर में बहुड़ा मैडम हिला रही हो, समझ रही है इस बात को कि पेड़ वृक्षारोपण 500 पेड़ लगाए, 1000 पेड़ लगाए, और एक टीचर को 30 साल हो गए, पता नहीं कितने हजार पेड़ लगा दिए। और जब हम पूछते हैं कि अगर उनमें से 2 पेड़ मुझे दिखा जो तुमने लगाए, कहीं नहीं, ऑन पेपर वृक्षारोपण, क्योंकि उसका अहमियत उतनी थी ना कि भाई एसीआर में भर दो, हमने वृक्षारोपण किया। अरे भाई वृक्षारोपण 30 पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है, 300 पेड़ लगाने की जरूरत नहीं। आप जीवन में हर साल 1 पेड़ दे दो इस प्रकृति को, तो जितनी आपकी उम्र है उतने पेड़ अगर आपने दे दिए तो एक पेड़ से कितनी ऑक्सीजन प्राप्त होती है, एक पेड़ से कितने जो है फल प्राप्त होंगे, कितने पशु पक्षी उससे जो है लाभान्वित होंगे, कितना जो है हमारी नेचर लाभान्वित होगी। तो इसका हिसाब बहुत लंबा चौड़ा, बहुत कुछ मिल सकता है। तो अब धाद ने ये चीज की है कि भाई आप पेड़ लगाइए और उस पेड़ की रक्षा करने का जो बीड़ा है हम उठाते हैं, हम करते हैं। आपसे थोड़ा सा एक सुविधा शुल्क लेकर के और कोई लड़का रख करके तो आप पेड़ लगा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कई लोग अपने अभी ढूंढ रहे थे मैडम लोग, ये मेरे जीजा जी हैं, तो वो पेड़ के रूप में अपने जीजा जी को याद कर रहे हैं। इधर मैडम बैठी होंगी, कोई अपने, हाँ मैडम है बस बिष्ट मैडम जो है, बल्कि बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा डॉक्टर महावीर सिंह बिष्ट की हम वाइफ हैं, सॉरी गोसाई बिष्ट मैडम, हाँ हाँ सर, हाँ। तो बड़ा अच्छा लगा याद, हमने भी डॉक्टर महावीर का नाम बहुत सुना था कि अच्छे डॉक्टर, मतलब इतना अच्छे डॉक्टर हुआ करते थे। आज लोग उनको अपने इन पेड़ों के रूप में ढूंढ रहे हैं, यानी अपने बीच फिर से उनको जीवित कर रहे हैं। कितना अच्छा वो है। हम लोग लाखों रुपए भागवत कथा पे लगा रहे हैं, और भागवत कथा का क्या हस्र है, केवल इसलिए जाते हैं एक दिन सूरत दिखाने के लिए, जिन्होंने भागवत कथा के लिए बुला रखा है वो जरा देख ले, और फिर व्यास जी जो बोल रहे हैं सो बोल रहे हैं, हम 2-4 गप मार करके, कोई आरती के टाइम पहुंच जाता है, कोई बीच में पहुंच जाता है, फिर कोई निकल जाता, तब तक फोन आ जाता, डिस्टर्बेंस। तो भाई 8 लाख 10 लाख भागवत कथा में लगाने की बजाय अगर हम वनीकरण में लगा दें, और धाद जैसी संस्थाएं हैं अगर उनको हम सहयोग करें, जो लोग अपने आप से जो है, तन्मय मंगाई जी है, अपने आप से जो है इन लोगों ने बीड़ा उठा रखा है, खंडूड़ी जी है अपने आप से बीड़ा है, हमारी नवनी जी है, ये भाई हैं जो यहाँ पर रोज जो है ये आईटी एक्सपर्ट है यहाँ पर। तो भाई ऐसे लोग जिन्होंने अपने को इसमें स्वाहा कर रखा है, अपनी आहुति दे रखी है, अगर उनके साथ हम थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो उनको एक पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी देने का काम हम सब लोगों का है, और जहां जहां पर वो काम करते हैं अगर हम वहां पर साथ होंगे, क्योंकि देखिए आदमी अकेला भी बहुत है काम करने के लिए, लेकिन जब उसके साथ तालियां बजती हैं और बहुत सारे लाइन लगती है तो फिर उसको लगता है कि हाँ मेरे फॉलोअर्स भी हैं भाई, यानी मैं जो जहां मैं जिस डायरेक्शन में हूं मेरा डायरेक्शन सही है। इसके लिए उनको जरा फॉलोअर्स भी चाहिए होते हैं। तो हम लोगों का काम है कि हम फॉलोअर्स बने, और जब जब उनको ऐसी काम वो कर रहे, बहुत तरह के काम करते हैं, मैं तो तरह तरह के एक्टिविटी से जुड़ा हुआ हूं, इनके पेड़ लगाने से लेकर के और कल्चरल एक्टिविटी से लेकर के। बल्कि मैंने कहा भी है कि अब हम लोगों का ध्येय ये भी होना चाहिए। लोग कहते हैं कि साहब पलायन हो गया, पलायन हो गया। भाई पलायन तो समय की मांग होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पलायन पहले भी होता रहा है, और गांव से लोग आ रहे हैं, कुछ लोग गांव में है। लेकिन हमारा ये था कि धाद संस्था को भी मैंने कहा था, और हम लोगों को भी उसमें आगे आना चाहिए कि अगर देहरादून में नहीं है जगह तो हम पहाड़ों की ओर भी चलें, क्योंकि अब पहाड़ों में हमारे खेत वीरान हो गए। उन खेतों में आवश्यकता है कि भाई अगर हम कहें जब सारे परिवार चले गए हैं बाहर, तो भाई उन पेड़ों को बंजर क्यों छोड़ें, वहां हम वृक्षारोपण कर लें ना। तो गवर्नमेंट के साथ में एक ऐसा भी होना चाहिए, एक ऐसा मूवमेंट भी चलना चाहिए कि ठीक है गवर्नमेंट कहती है जो लोग 10 साल से जो है अपने गांव में नहीं है, 15 साल से अपने गांव में नहीं है, उनकी लैंड पे वृक्षारोपण होना चाहिए। क्यों फालतू में पड़े हैं वो लैंड भाई। तो अगर वहां ये हो जाएगा तो हमारे पहाड़ अगर सब्ज रहेंगे, वहां पेड़ पौधे रहेंगे, वहां जीव जंतु रहेंगे, तो कोई बात नहीं, हम देहरादून से जाकर के बीच बीच में जाते रहेंगे, उनको देखने तो अच्छा लगेगा, हर्ष लगेगा। लेकिन अगर गांव उबड़ खाबड़ हो गए और उनकी जमीन में भी कुछ नहीं हो रहा है, भाई गेहूं चावल की बात जो करते थे वो समय गया। अब
क्योंकि हम तो परंपरागत खेती कर रहे थे। वो परंपरागत खेती मैंने 1986 में जब एमएससी किया था, तो मैंने पहाड़ों में जो गेहूं पैदा किया जाता है उसकी कॉस्ट निकाली थी, उसका इवैल्यूएशन किया था। तो उस समय जो गेहूं हम प्रोड्यूस कर रहे थे पहाड़ पर, तो वो गेहूं 28 रुपए किलो गेहूं हम प्रोड्यूस कर रहे थे उस समय 1986 में, जबकि मार्केट में 2 रुपए किलो में गेहूं उपलब्ध था। तो जब मार्केट में गेहूं 2 रुपए किलो उपलब्ध है, तो फिर हम पहाड़ में 28 रुपए किलो गेहूं पैदा कर रहे हैं। तो वो कारण था हमारी गरीबी का कि बेटा है फौज में, भेज भाई, तो बेटा मंडेर आ जाएगा, मंडेर के बाद हल्दिया भी रखना है, फिर मोल्ले भी रखने, जो गोबर डालने वाले वो भी रखना है, फिर पगार गिर जाता है, पगार कहते हैं बीड़ा, वो भी हर बरसात में गिर जाना उन्होंने, फिर वो भी लगाने हैं। तो उन्हीं को लगा करके मैंने निकाली थी कॉस्ट। 86 में 28 रुपए किलो गेहूं हम जो है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस कर रहे थे। तो गरीबी के कारण देखिए, जब मार्केट में 2 रुपए किलो गेहूं है, तो हम 28 रुपए किलो गेहूं पैदा करके भाई क्या कर दे रहे हैं। और वो गेहूं कोई स्पेशल गेहूं तो है नहीं ना, इतना ये लेवल हो सकता है कि वो ऑर्गेनिक गेहूं कहलाएगा, जो भी है खैर, पर इतनी कॉस्ट हम ऑर्गेनिक गेहूं के लिए देंगे नहीं है। हमें तरीका बदलना पड़ेगा अपने पहाड़ों का। अगर हम आज भी भाई बरसात नहीं हो रही, तो काहे को तुम चावल की खेती कर रहे हैं भाई। अच्छा, आपको लग रहा है कि साहब ये सुअर हो गए, जानवर हो गए, भाई जानवर भी होंगे और वो मारने भी नहीं है, ये भी बात सत्य है। तो हम ऐसी क्यों ना फसल पैदा करें। और धाद को मैं मंगा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम धाद की संस्था को चाहिए कि हम कौन कौन सी चीज, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग मिट्टी अलग अलग प्रकार की है, उस मिट्टी में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो कैश क्रॉप की बात अगर हम करें, भाई हम अदरक पैदा करें ना, उसको हम एक्सपोर्ट करें, हम हल्दी पैदा करें उसको एक्सपोर्ट करें। तो हमें थोड़ा अपना खेती का तरीका बदलना पड़ेगा। और पहाड़ हमारे सरसब्ज आज भी होंगे, लोग जाएंगे महीने 2 महीने 15 दिन में अपने गांव जाएंगे, तो उनको वो गांव आज भी आबाद नजर आएंगे। तो मैं धाद संस्था को विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये बीड़ा उठा रखा है, और हम सब लोगों को मिलकर के उनका साथ देना है। और जहां पर उनकी कोई भी ऐसी एक्टिविटीज आएंगी, वहां पर हमें उनके साथ रहना। और बड़ा अच्छा लगा मुझे, कच्छमोली लिखा हुआ है कहीं पर, कच्छमोली, ये कच्छमोली है, पर कच्छमोली आपने सुना ही होगा, कच्छमोली तो बाखरे की होती थी। तो मैंने कहा भाई कच्छमोली हो रही है, क्योंकि लोग बड़े बड़े शौकीन होते थे पहाड़ों में, जब बकरा मारा जाता था तो कच्छमोली बनती थी। तो कच्छमोली के लिए सारे सबके हाथ जो है भाई कच्छमोली दे दो। और जो लोग जरा शौकीन होते थे उनके लिए तो कच्छमोली जो है बहुत ही गजब की चीज थी। तो आज उन्होंने माल्टे की कच्छमोली भी रखी। तो इसको माल्टा खाना, लेकिन वो कच्छमोली अगर आप खा रखी होगी तो याद उसको करना, बड़ा अच्छा स्वाद आ गया। थैंक यू मंगाई साहब। आपको मैं जानती हूँ। हाँ। और जो आप कह रहे हैं धान में अलग से पैसा दो, लेकिन अच्छा, हमारा श्रीमद् भागवत है वो अलग चीज है। अच्छा, मैं एक चीज इसमें सर की बात पे छोटा सा इंडोर्स करके फिर आप लोग अपनी बात रखिएगा। वो एक बात सर ने कहा ना कि जो हमको जो वृक्षारोपण वाला कैंपेन है पहाड़ की तरफ जाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार हमारा जो हरेला गांव की जो टीम है, जैसे हमारी एक हरेला 1 की टीम है जो शहरों में वृक्षारोपण करती है, वन बनाती है 100 जैसे स्मृति वन है, ऐसे पहाड़ों के लिए हमारी हरेला गांव की टीम है। तो हमारे एजेंडे में इस बार ये है, अगले हरेला में हम लोगों से कहेंगे कि जो पहाड़ में जो लोग उद्यान लगाना चाहते हैं, यानी कि जो कैश क्रॉप, कैश मतलब जो वैल्यू एडिशन वाले बागीचे लगाना चाहते हैं, बहुत सारे यंग बच्चे हाई एजुकेशन करके पहाड़ों की तरफ लौटे और ऐसा कर रहे हैं। तो उनके लिए हम अगले साल ऐसा कैंपेन करेंगे कि हम उनको ऐसे अच्छे पेड़ देंगे जो आने वाले समय में उनको कुछ ना कुछ वैल्यू दे सकते हैं, जैसे आड़ू, पुलम, खुमानी, इनफैक्ट माल्टे की भी जो नई ब्रीड आई है जो मार्केट फ्रेंडली। तो हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि हम उन्हें स्पॉन्सर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पहाड़ में खेत पेड़ लगा के उसकी रक्षा भी कर रहा है, वो एक तरह से हमारा काम कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग वहां से हमारा वहां से छूटना है। तो इसको अगले साल के एजेंडे में हम जरूर करेंगे। आप सबसे अपील करेंगे कि हम कहेंगे कि सबको पेड़ों का सपोर्ट करें। यहाँ तो हम अपने सामने लगा रहे पेड़, लेकिन वाले पेड़ दूर रहेंगे, लेकिन इंश्योर करेंगे वो पेड़ बड़े हो, उनमें फल लगे। और पहाड़ों में एक फलों की पूरी परंपरा खड़ी हो, क्योंकि फलों का एक बहुत बड़ा मार्केट हम देखते हैं। तो अगर उससे जुड़ेंगे लोग तो बहुत एक संभावना खुलेगी। शुभम, मैं चाहूंगा यहाँ से बात आगे करें। इस बीच हमारे पीछे मंजू काला जी भी आ गई हैं। तो मंजू काला जी, जो हमारा फूड फेस्टिवल था, बेसिकली हम लोगों ने उनके साथ मिलकर से शुरू किया था, लेकिन अगर कोई और साथी माल्टे को लेकर के, पहाड़ के किसी फल को लेकर के, वहां की किसी मेमोरी को कुछ भी शेयर करना चाहे तो स्वागत है। और शुभ, बहुत धन्यवाद तन्मय जी और महावीर सिंह बिष्ट जी, आपने अपने अनुभव साझा किया और इतना समय मतलब
आपको समय भी लगा और इतने सारे अनुभव आपके पास थे। मैं अगर निजी तौर पर मैं कुछ कहना चाहूँ तो ये कहना चाहूंगा कि आपने जो बात कही या अन्य सदस्य साथी जो कुछ बोल रहे हैं ना, उनसे मुझे कुछ बहुत नया जानने को मिलता है। जैसे आप लोग सभी पहाड़ के होंगे ऑलमोस्ट सभी, तो आपके लिए काफी सारी चीजें रिलेटेबल होंगी कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा होता था, मेरे साथ भी ऐसा कुछ तो हुआ है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि मैं पहाड़ी नहीं हूँ, मतलब मैं हरियाणा से हूँ वैसे। तो मैं जब धन्यवाद तो जब आप लोग कुछ ऐसा बताते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा हुआ था, आपने अपने बचपन में ऐसा चीज देखी थी, ऐसा अनुभव था। तो बहुत नया चीज जानने को मिलती है हर सदस्य से, हर साथी से। तो आपने अपनी बात रखी उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जिन साथियों ने फूड कूपन नहीं लिए हैं या ले लिए हैं, वो फंची काउंटर पे किशन जी मौजूद हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और मैं दोबारा से आग्रह करना चाहूंगा, मंजू बालाजी यहाँ पे पधारी हैं, उनका स्वागत है। और कल्पना जी हैं, अन्य साथी हैं, उनका स्वागत है। हमारे जो माल्टा हमें मिल रहे हैं, उनका जो यहाँ तक पहुंचे हैं, उनके जो प्रोड्यूसर हैं रतोड़ी सर जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, कृष्ण प्रसाद रतोड़ी जी हमारे साथ मौजूद है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी अपने कुछ विचार रखें इस विषय पर, ताकि मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा और हमारे जो साथी यहाँ पे बहुत साथी पहली बार भी आए हैं, तो उनको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सर आप विचार रखें सर अपने। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम कृष्ण प्रसाद रतुड़ी है और मेरा जो गांव है ये भटवाड़ी ब्लॉक उत्तरकाशी में पड़ता है, सौरा गांव है। और हमारे गांव के सामने जब आप लोग गंगोत्री जाते हैं तो शिव मूर्ति है, पायलट आश्रम है सामने, उसी के सामने मेरा बगीचा है। और मैं अपने एक मतलब अपनी बात रखूं कि मैं भी एक बार पलायन कर चुका था और बच्चे बड़े बड़े हो गए थे और उनको पढ़ाई के लिए मैं हरिद्वार आया, आश्रम में रहने लगा। ये 13-14 की बात है, 12-13 के बाद है। तो पूरा परिवार लेके मैं वहां गया। मैं उनसे आश्रम वालों से बोला कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तनख्वाह नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों की अच्छी शिक्षा चाहिए, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ। मैं 2 भाई बड़े हैं, वो दोनों एक तो रिटायर आ गए हैं शिक्षा विभाग से प्रवक्ता से, एक अभी प्रवक्ता है। और हमारे जो गांव में पिताजी जो है खेती करते थे और हमारा बहुत बड़ा परिवार था। हम 4 भाई 3 बहनें। और उन्होंने मने जब छोटा था मैं तो हमको खूब गालियां देते थे पिताजी कि नहीं खाना माल्टा, नहीं खाने ककड़ी, वो हमने बेचना है। तो गांव गांव में ले जाकर के जो है कोदा और भट्ट सोयाबीन लाते थे, तो उसको जो है सोयाबीन का जो है भैंस के लिए जो है पिंडा बनाते थे और कोदे का जो है रोटी और मार्चा का, इस तरीके से जो है किया। उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत करी, इतना मेहनत करी कि मैं हम आज नहीं कर पाते हैं। वो जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, उन्होंने बहुत कुछ प्रेरणा दी। तो उसके बाद हम 3 भाई हैं, तो भाई लोग जो है अपना ठीक है, मैं सबसे छोटा, मैं बहुत घूमा हूँ। ये वाली कहानी है कि कोई ढूंढो नहीं पूजी मैना, कै डांडे नहीं घूमी, कोई खैरी नहीं खाई भेज। मैंने बहुत बड़े संघर्ष किए। प्रधान भी रही पत्नी और पूरे भारत के 14 राज्यों में यात्रा हुई। और आज जब कोरोना काल हुआ तो मैं फिर घर में गया और बगीचा था मेरा, तो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। माल्टे कम से कम 80 पेड़ पिताजी ने लगा रखे थे और वो सूखने के कगार में थे। फिर मैं वहां गया, वहां रहने लगा। पहले अपना आप रहा, पहले 1 गाय रखी, 2 गाय रखी, 4 गाय रखी, 5 गाय रखी। फिर करता करता जो है आज लगभग 150 पेड़ मैंने वहां पे सब ठीक कर दिए। लेकिन अब एक समस्या आ रही है, यदि आप लोग जैसे